हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतन गुप्ता, AIR 42। अब हम लोग आते हैं अपने वो चैप्टर पर जो सबसे खतरनाक चैप्टर है हमारे करिकुलम का, ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि आपको कोई एंटिटी दे दी जाएगी, ठीक है। शायद या तो वो हॉस्पिटल हो सकता है, या स्कूल हो सकता है, या एजुकेशनल सेंटर हो सकता है। और उसके ऊपर आपको अपने पूरे पॉइंटर्स लिखने होंगे कि उनका आप ऑडिट कैसे करोगे, हाउ विल यू ऑडिट देम। तो मैंने ना ICI मटेरियल को मद्देनजर रखते हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बनाए, कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कुछ रिटर्न फॉर्म में, जिससे आप अपना आंसर बना के लिख सकते हो। क्योंकि पूरे का पूरा तो याद कर नहीं पाओगे, बट इनसे आप अपना आंसर बना सकते हो। ये वैसा ही है जैसा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ऑडिट ऑफ हायर परचेस कंपनी। सर, जो हायर परचेस कंपनी है उसका सबसे पहले प्रिलिमिनरी में आप उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चेक करोगे एज एन ऑडिटर, ठीक है। कि वो उसका स्टेटस क्या है, कि भैया वो कंपनी है, फर्म है, सोल प्रोप्राइटर है। इससे आपको उसके FRF के बारे में नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखो कि वेदर ये कंपनी एसेट परचेस की है। अगर इसने एसेट परचेस किया है तो देखो वेदर वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है कि नहीं, उसका कॉस्ट क्या है, पेमेंट मेड की है तो एंट्री क्या है, और ओनरशिप का क्या सीन है, क्या कंपनी ने भी किसी और से लो मतलब क्या बोलते हैं रेंट पर लेके आगे हायर परचेस पर दिया है, या कंपनी ने खरीदा है। उसके बाद जिसको इन्होंने हायर परचेस पर दिया है सामान, उसके साथ अग्रीमेंट चेक कर लो। अब इस अग्रीमेंट में डेट और साइन भी होगा, टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगे, और एसेट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का क्राइटेरिया भी। इस एसेट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट को एक बार आपको टेस्ट चेक कर लेना चाहिए, जस्ट कैलकुलेशन देखने के लिए। तो अब जो हायर परचेज ट्रांजैक्शन है उसको कैसे चेक करोगे, उसका प्रिंसिपल चेक करोगे, उसका इंटरेस्ट चेक करोगे, रिसीप्ट रेगुलरली इंस्टॉलमेंट मिल रही है कि नहीं। अब इसको तुम रिकग्नाइज कैसे करते हो, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। और अगर कुछ इरिकवरेबल है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है। अब हायर परचेस में बेटा एक चीज होती है, रिपोजेशन ऑफ गुड्स। कि अगर सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो जो हायर परचेस देने वाली कंपनी है वो गुड्स वापस ले लेती है। तो यहां पर बात आती है वैल्यूएशन की, कि रीपोजेस गुड्स की आपने वैल्यूएशन कैसे की है। तो अगर मान लो आपको आता है ऑडिट ऑफ अ हायर परचेस कंपनी, तो आपको प्रिलिमिनरी के ऊपर एक पॉइंट लिखा आपने, परचेस ऑफ एसेट के ऊपर 3 पॉइंट लिख दिया, हायर परचेस अग्रीमेंट पर 3 पॉइंट लिख दिया, हायर परचेस ट्रांजैक्शन पर 3 पॉइंट लिख दिया, रिपोजेशन पर 3 पॉइंट लिख दिया। 3 3 6 3 9 3 10 1 11 11 पॉइंट बन गया आपके। 10 से 11 पॉइंट आर इनफ, ठीक है। इसलिए ये नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। चलो, एक हुआ। नेक्स्ट, अगला है ऑडिट ऑफ पब्लिशर। सर, पब्लिशर कौन होता है। पब्लिशर वो आदमी होता है जो आपके लिए किताब पब्लिश करता है। जैसे मेरे लिए मेरे पब्लिशर आदि सर है, जो मेरे लिए मेरी बुक प्रिंट करते हैं। तो अब तुम आदि सर का ऑडिट करने जा रहे हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले तुम देखोगे आदि सर की कमाई। एक पब्लिशर की मेन कमाई कहां से होगी, एक तो सेल ऑफ बुक से, ठीक है। तो उसमें आप चेक करो कितनी बुक बिकी है, कितनी ऑन अप्रूवल बेस पर है, कितनी सैंपल पे है, क्योंकि सैंपल सेल नहीं होती। फिर देखो जो कैश में बिकी है उसकी कैश बुक में एंट्री देख लो। और अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो देखो कहीं नॉर्मल डिस्काउंट से अलग तो नहीं। दूसरी किताब, एक बहुत अच्छी इनकम होती है पब्लिशर की, एडवर्टीजमेंट। बुक के अंदर भी एडवर्टीजमेंट चलते हैं। तो ये देखो कि भैया कोई एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई इनकम हुई है क्या इनकी, ठीक है। बिल्स जो है वो देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, रिसिप्ट की कॉपी देख लो, एंट्री देखो, और कैश बुक अकाउंट में एंट्री देख लो। अब पेमेंट हुई है किसको सर, ऑथर को। ऑथर मतलब जिसने बुक लिखी है, जो आदि सर मेरे को पेमेंट करते हैं। तो ऑथर के बीच में और जो पब्लिशर है उसके बीच में रॉयल्टी अग्रीमेंट हुआ होगा। तो वो रॉयल्टी अग्रीमेंट की तुम एक बार कंप्यूटेशन देख लो और उसकी एक्चुअल पेमेंट देख लो। अब क्योंकि यहां पर पब्लिशर है तो आप उससे एक्सटर्नल, मतलब जो ऑथर को पेमेंट करो, आप ऑथर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकते हो। कैश बुक में है तो कैश बुक में देख लो, या दूसरे कोई रेलेवेंट अकाउंट में पेमेंट देख लो। अगर कोई एडवांस एडवांस दिया गया है तो देखो एडवांस को प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर किया गया है कि नहीं। अब पब्लिशर के लिए एसेट क्या होगा, उसका जो स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक के लिए आप वैल्यूएशन चेक कर लो और फिजिकल इन्वेंट्री चेक कर लो। जो कैश, ठीक है,
अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है जिसमें उसके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट ये सब लगा है, पब्लिशिंग के काम में बहुत कॉमन होता है, ब्रीच ऑफ कॉपीराइट या किसी चीज का केस चल रहा है, तो उसमें देख लो कंपेंसेशन जो पेमेंट हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी चीज हो जिसमें ये चेक कर लो कि उसका कैपिटल में कोई इंक्रीज तो नहीं हुआ है फंड में ओवर द लास्ट ईयर, तो वो तो आपको बैलेंस शीट देखने से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ चैरिटेबल एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, जैसे सेक्शन 8 कंपनी। तो चैरिटी की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी? डोनेशन ग्रांट। तो डोनेशन ग्रांट में ये देखो कि ये कैश में हुआ है या काइंड में हुआ है। अब कैश या काइंड तो छोड़ो, ये देखो कि डोनेशन जनरल यूज के लिए है कि स्पेसिफिक के लिए। अगर स्पेसिफिक के लिए है तो देखो उस पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं। जनरल के लिए है तो देखो वो रिसिप्ट हुआ है, उस रिसिप्ट की प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, कैश बुक या पासबुक में। इसके अलावा और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की कैसी इनकम हो सकती है? इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उन्होंने जो पैसा कमाया उन्होंने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, या जो अपनी जो जैसे हम लोग के यहाँ मिशनरी स्कूल्स में होता है ना कि वो जो स्कूल का ग्राउंड है उसको मैरिज उरिज के लिए रेंट पे दे देते हैं, तो उससे रेंटल इनकम हो जाती है। और फिर सब्सक्रिप्शन डिटेल, अगर कोई मेंबर्स हैं जो इनके सब्सक्रिप्शन होल्ड करते हैं, मतलब क्या है, कोई मेंबर्स हैं जो एनपीओ के मेंबर हैं, तो फिर वो लोग भी सब्सक्रिप्शन फीस पेमेंट करते हैं, वो भी एक इनकम है। पेमेंट कहाँ पर होती है भैया इनकी? एक्सपेंसेस है, प्रॉपरली ऑथराइज्ड है कि नहीं, स्टाफ की सैलरी, परचेजेस। अब जब ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं तो एआरपी करके देख लो, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीडियर ऐसे 520, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़े। और टैक्स एग्जेम्पशन देख लो। सर जो चैरिटेबल एसोसिएशन होती है ना उनको भारी टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, जो 12 AA में रजिस्टर्ड होती है। तो देख लेना है कि वेदर ये टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। आइए आगे। अब आते हैं सर क्लब। ये वो वाला क्लब नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये कौन सा क्लब है सर? ये है भैया क्लब इन द सेंस, वो जो गेम क्लब होता है, गेमिंग क्लब होता है, वो सब के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुस्तान क्लब हो गया, वो सब के बारे में। ना कि तुम्हारा डांस क्लब के बारे में जो तुम सोच रहे हो, वो क्लब के बारे में बात नहीं कर रहे। तो भैया इस तरह के क्लब की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एडमिशन फीस जो मेंबर्स पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब उसकी तुम कॉपीज देख लो और अकाउंटिंग पॉलिसी में ट्रीटमेंट देख लो। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में मेंबर की लिस्ट होती है, सब्सक्रिप्शन डिटेल वेदर पैसा मिला है कि नहीं, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ है कि नहीं वो चेक कर लो, अगर एडवांस में कुछ पेमेंट किया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ है। अब ये लोग ना सर्विसेज मेंबर्स को भी देते हैं, मेंबर्स आते हैं उनको सिगार दे दिया, खाने का सामान दे दिया, अब उससे भी पैसा कलेक्ट होता है। क्रिकेट बैट खेलने के लिए लिया मेंबर ने तो उसका भाड़ा दे दिया, ठीक है। स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया है, तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की फीस चली गई। तो ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट, पेमेंट एंड एक्सपेंसेस। अब इनके पेमेंट्स क्या चीज में होते हैं? परचेजेस में हो गया, स्पोर्ट्स आइटम में हो गया, फूड स्टफ में हो गया, बिल वगैरह हो गए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, अब जो स्टाफ वहां पर होता है सब चीज मेंटेन करने के लिए वगैरह, तो एक्सपेंसेस उस पर भी तो होते हैं। और उसका एआरपी कंपेयर कर लो जिससे आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है। सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल भैया जहां पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर। जहां पिक्चर देखने जाते हैं, तो भैया यहाँ पिक्चर की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? शोज से है, एडवर्टीजमेंट से है। आजकल बहुत सारे मूवी थिएटर्स में ना बाहर रेस्टोरेंट भी होते हैं। अरे वो अभी एक रिलायंस का पीवीआर कुछ बना है ना, उसको जाके उसके उसका रिव्यू पढ़ रहा था भैया, वो तो अपने में ही एक मतलब जगह है। मतलब आप इवेंट के लिए आ सकते हो, ऐसी जगह है। मतलब आप घूमने के लिए आ सकते हो भाई, वो ऐसी जगह है कि आपको कुछ नहीं मन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे, आप एक काम करो, आप घूमने आ जाओ। ऐसा वाला वहां पिक्चर भी दिखा रहे हैं, डिनर के लिए भी सुविधा है, एवरीथिंग इज देयर। तो भैया शोज से एक तो इनकम होती है।
अब वो इनकम आप कैसे देख सकते हो, डेली रिपोर्ट, जो डेली सेल्स होती हैं। अब इन पर ना टैक्स कलेक्ट होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स 3 रुपए करके कटता है, जीएसटी भी लगता है। तो एडवांस बुकिंग अगर कराया है किसी ने, तो एडवांस बुकिंग पे कन्वीनियंस फीस लगती है। ठीक है, जो लोग भोगे होंगे उनको पता होगा, एडवांस पर कन्वीनियंस फीस लगती है। तो आपको ये भी देखना है कि वो कन्वीनियंस फीस की रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है, इवन दैट नीड्स टू बी लुक्ड इन। ठीक है। फिर आया सर एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट के लिए आपने अग्रीमेंट किया होगा उसका। अब जैसे मुकेश की कहानी आता है, उसके अलावा बाकी एडवर्टीजमेंट भी तो आते हैं, जैसे मान्यवर वाला हो गया, विमल हो गया। तो इनके साथ ना सबका साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है सिनेमा हॉल का, कि कितनी बार दिखाया जाएगा वगैरह। तो इसमें अग्रीमेंट एक हो गया, दूसरा उसका कैलकुलेशन चेक कर लो। और इसको ये कैसे रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि मैं बताऊं इनकी पेमेंट ना एडवांस में होती है। क्योंकि क्या है देखो, अब रिस्क नहीं ले सकते ना। हमने मान लो ऐड चला दिया, पब्लिक तो देख के घर चली जाएगी, आपने पैसा नहीं दिया तो मैं तो फंस जाऊंगा ना बीच में। तो इसलिए क्या करते हैं, ये एडवांस में ले लेते हैं पैसा। और इसकी कलेक्शन को कैश बुक में दिखाया गया है कि नहीं। रेस्टोरेंट की जो इनकम हुई है तो रेस्टोरेंट का खर्चा भी होगा। तो हमको ये देखना है कि इस मैटर के ऊपर इंटरनल कंट्रोल और ऑथराइजेशन देने का राइट किसका है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो सबसे बड़ा एक्सपेंस तो इनको डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है, जिससे इन्होंने पिक्चर खरीदी है। ठीक है। अब अगर इन्होंने कुछ एडवांसेस दे के रखे हैं तो उसके लिए अंडर रिटन रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 मैं भैया बाहर वाले से पूछ लूंगा कि कोई एडवांस पेमेंट की गई है क्या। अब जो जो भी एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस पर एक चीज तो कंपलसरी है कि एआरपी करेंगे। दूसरा, एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में देख लो, कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉपरली किया गया है कि नहीं। और बिल और इनवॉइसेस चेक कर लो। ये भैया कॉमन है, आप एक्सपेंसेस के लिए कहीं पर भी डाल सकते हो। ठीक है। अब आया ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है। अब देखो सर, हॉस्पिटल जो है वो, सबसे पहले तो आप उसकी डीड देख लो, डीड रिव्यू, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये जो हॉस्पिटल है इसको किसकी तरह रिकग्नाइज किया गया है, मतलब ये बॉडी क्या है। ठीक है, क्या ये कंपनी है या फर्म है या एचयूएफ है, कि एक जिससे आपको एक एफआरएफ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो अब रिसीप्ट हॉस्पिटल की मेन इनकम क्या है, पेशेंट से आएगी। ठीक है। तो ये देखना है कि प्रॉपर बिल्स रेस किए गए हैं कि नहीं। फिर कैलकुलेशन बाइफरकेट करके दिखाई गई है कि बिल का खर्चा इतना है, बेड का। ठीक है। उसके बाद नर्स के एक्स्ट्रा आवर्स का पेमेंट, उसके बाद आपकी क्लीनिंग सर्विसेज का पेमेंट, साथ ही साथ दवा का पेमेंट, दारू नहीं दवा। तो इन सब की आप रिसिप्ट ले लो, एक दो की, और उनको टेस्ट चेक कर लो। हॉस्पिटल को ना ग्रांट्स भी मिलता है, प्राइवेट हो या पब्लिक। तो अगर कोई ग्रांट मिला है तो उसका सैंक्शन लेटर होगा, वो चेक कर लो। और वो ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हुआ है, अब वो तो आप देखने जाओगे नहीं, तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। अब हॉस्पिटल भी कभी कभार क्या करता है, अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमा ले तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पर जनरली ये इन्वेस्टमेंट वाली बात सरकारी अस्पताल में तो नहीं होती है, जहां तक मेरे को लगता है। उनके पास इतना सरप्लस नहीं बचता, दे दे इन्वेस्ट इन देयर ओन फैसिलिटीज। ठीक है। और सरकार को थोड़ा, इस वीडियो से अगर कोई कहीं तक बात पहुंचेगी तो हम भी यही बोलेंगे कि भैया सरकार को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल्स में। ठीक है। क्योंकि वहाँ हालत बहुत खराब है, कुछ कुछ सरकारी हॉस्पिटल में हालत बहुत खराब है। ठीक है। ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी रिक्वायरमेंट, मतलब क्यों, मेरे को कैसे पता है कि एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि सर मेरी बहन हॉस्पिटल में है, मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप मदद कर पाओ तो मैंने बोला यार तू सरकारी में दिखा देता तो वैसे ही हो जाता। मतलब मेरा कहने का ये मतलब था कि सरकारी में तो ये सब नहीं लगता। तो उसका कहने का मतलब था सर हमारे सरकारी हॉस्पिटल जैसा है, उससे अगर मैं लेके जाता तो मेरी बहन वापस नहीं आ पाती। तो फिर मेरे को लगा कि ये चीज़ है, तो फिर मैंने उसको पैसे भेजे। बट हाँ, ये मतलब बेसिक नेसेसिटीज है ना, सबको अवेलेबल होनी चाहिए। आइए, अब आते हैं सर ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहाँ गया, हाँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का ये हो गया। नेक्स्ट, पेशेंट से एक्सपेंसेस होते हैं पेशेंट पर। ठीक है। अब पेशेंट पर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, पेशेंट के ऊपर जो खर्चा होता है मेंटेनेंस का, तो पेशेंट ने बिल पेमेंट किया, उसकी काउंटर फॉइल होती है, तो वो देखना है। एक सेकंड, गड़बड़ हो गई एक ठो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक सेकंड को ठीक करते हैं। अब इनका मेन एक्सपेंसेस और पेमेंट क्या होगा,
इनका मेन एक्सपेंसेस ऑफ पेमेंट होगा मेडिकल केयर, ठीक है, तो उसमें ऑडिटर वेरीफाई कर लेगा पेमेंट्स, ठीक है, और वाउच कर लेगा बिल्स को। दूसरा दूसरा स्टाफ सैलरी, ठीक है। अब जो स्टाफ्स हैं, और यहां पर ना एलिमिनेट करना है उसको डमी वर्कमैन की बात, तो वो चेक कर लेगा वर्कर रजिस्टर या सैलरी रजिस्टर अलोंग विथ अदर डिटेल्स। ये मत कॉपी करना बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये शायद यही वाला कॉपी पेस्ट हो गया वहां पे पीछे, ठीक है। नेक्स्ट आया सर ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी? स्टूडेंट से फीस कमाया, सबसे बड़ा इनकम। अब उसमें एडमिशन फीस है एक, फिर एक रेगुलर फीस है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि वेदर उनको प्रॉपर रेट्स पर किया गया है कि नहीं, और एडमिशन फीस ऑल स्टूडेंट से रिकवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी बहुत सारी एडमिशन फीस दे रहा है, बाकी सबसे वो रिकवर ही नहीं हुई। तो ऐसे में ना दिमाग में एक शक आ सकता है कहीं ब्लैक को व्हाइट तो नहीं बनाया जा रहा। नेक्स्ट, कंसेशन ऑथराइज्ड। अगर कोई कंसेशन मिली है, जैसे हम लोग भैया गुजराती इसमें पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, ये गुजराती कॉलेज में, ठीक है, और स्कूल भी था 11 12 भवानीपुर। तो वहां हम लोग देखते थे कि भैया जो गुजराती बच्चा है, ठीक है, वो 1500 रुपये महीना में पढ़ रहा है, और हम दे रहे हैं एक एक साल का 36 और 38 हजार रुपये। बोलो, मतलब वो तो हमारे ही पैसे पे पड़ रहा है बेसिकली। बट ये कंसेशन उन लोग को था, और उन लोग के लिए ये कंसेशन, सबसे बुरी बात पता है क्या था? ये कंसेशन मेरिट बेस्ड नहीं था, ये कास्ट बेस्ड था, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। इट शुड बी मेरिट बेस्ड। आप करो ना, 10 से 11 12 में आ रहे हो, आप बच्चा का वो चेक करो कितने नंबर मिले हैं, और उसके बेसिस पर उसको दो, तो मेरे को समझ में आता है। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ रिसिप्ट। अब जब पेमेंट किया स्टूडेंट ने तो उसका काउंटर फॉइल होगा ना, तो एक दो चेक कर लो। अगर कैश में पेमेंट किया है तो कैश बुक में देख लो, वरना बैंक स्टेटमेंट देख लो। अगली इनकम है रेंट, वही जो बोल रहा था, शादी का हॉल, शादी का हॉल। आपने भैया इसको शादी के हॉल की तरह दिया है, तो उससे भी रेंटल होगा। जैसे हमारे यहाँ पर एक स्कूल है, सेंट जोसेफ, सेंट जेम्स आ गए ना, हाँ जेम्स चर्च बोल के, भाई सुबह वहाँ स्कूल होता है, शाम को वहाँ शादी होती है। मतलब वो जो लगन का महीना होता है ना, वहां पर लगन के महीना आते ही हर दिन शादी होती है, एवरी डे, मतलब सेम पार्टी की नहीं, मतलब समझो। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर स्कूल ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो उस पे जो इनकम हो रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक कर लो, पासबुक में एंट्री चेक कर लो, और प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड है कि नहीं ये चेक कर लो। नेक्स्ट आया डोनेशन और ग्रांट। स्कूल को हॉस्पिटल की तरह ही बहुत डोनेशन मिलती है और बहुत ग्रांट मिलती है। अब जो डोनेशन इनको मिलती है वो जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है। तो अगर जनरल या स्पेसिफिक है तो देखो सैंक्शन लेटर कहाँ है, और ग्रांट पेपर पर मिली है कि एक्चुअल में मिली है, तो उसका रिसिप्ट देख लो और उसकी एंट्री देख लो अकाउंट में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये पेमेंट क्या चीज में करेंगे, सोचना। सर स्टूडेंट को फीस पेमेंट होगी, फॉर स्टूडेंट पेमेंट, एडमिशन फीस। नहीं नहीं नहीं, फॉर स्टूडेंट क्या होगा? फॉर स्टूडेंट इनका मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है। फिर लाइट्स, फैसिलिटीज, ठीक है, लैब्स, ये सब खर्चा होगा। स्टाफ में भैया टीचर की सैलरी, रेम्यूनरेशन, डिडक्शन, बैंक पेमेंट से उनको पेमेंट, और कॉमन एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो तो सबका ही होगा। स्कूल में भैया बुक्स पर भी खर्चा होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स की। अच्छा, स्कूल के लिए एसेट क्या होगा? स्कूल के लिए एसेट क्या होगा? स्कूल के लिए एसेट होगा भैया, स्कूल के लिए एसेट होगा स्कूल की बिल्डिंग। अब देखो वो प्रॉपरली ऑथराइज है कि नहीं, उसका कॉस्ट ठीक से वैल्यू हुआ कि नहीं, सॉर्ट ऑफ चीजें लिख सकते हो। एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, कंपनी द्वारा ओन्ड है कि नहीं, ये हेल्प करेगा आपको ऑडिट ऑफ
आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लाइबिलिटी में क्या होगा, उसका कैपिटल फंड। तो देखो कैपिटल फंड में या कॉर्पस में कोई चेंज तो नहीं आया। और अगर कोई फीस है जो रिफंडेबल है, ठीक है, स्कूल में होती थी, सिक्योरिटी मनी लेते थे, ठीक है, 10th में सिक्योरिटी मनी लेते थे कि अगर आपने स्कूल से निकले बिना कुछ तोड़ फोड़ किए निकले तो पैसा वापस हो जाएगा, अगर तोड़ फोड़ के निकले तो वो पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, तोड़ फोड़ के निकले तो ये पैसा वापस नहीं होगा। ओके सर, अब आते हैं सर कोऑपरेटिव में। ठीक है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली होता क्या है, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होता क्या है, मतलब जो मेंबर्स ने आपस में मिलके अपने आप को रजिस्टर कराया है अंडर द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज मेंबर्स को ही सर्विस देती है। ठीक है, तो अब जब मैं इनका ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा, ठीक है, अगर कोई पेमेंट है जो ओवर ड्यू है फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स, तो उसको ऑडिटर को अलग से शोकेस करना है। अगर कोई मेंबर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट ओवर ड्यू है तो कैलकुलेशन चेक कर लो। अगर कोई बैड डेट है तो देखो प्रॉपर आदमी ने उसको ऑथराइज किया है कि नहीं। और एसेट और लाइबिलिटी के रिलेशन में आप अपनी वैल्यूएशन चेक कर लो। ये 9वां आइटम था ना, 7वां था। आप अपनी वैल्यूएशन चेक कर लो। ठीक है, आप अपनी वैल्यूएशन चेक कर लो। और क्यों, आपको तो पता ही है कि अगर फिक्स्ड एसेट है तो वो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर वैल्यू होगा, करंट एसेट है तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, मीन इट इज एन इन्वेंट्री। ठीक है, अब हर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो देखना है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अपने खुद के प्रिंसिपल मान रही है कि नहीं। और एट द सेम टाइम कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सोसाइटी है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर है, तो नो मेंबर अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड शेयर कैपिटल एक्सीडिंग 20% और 1000। ये एक लिमिट लगी हुई है कि इससे ज्यादा ये होल्ड ही नहीं कर सकते। अब ये लोन ले भी सकते हैं, लोन दे भी सकते हैं, मेंबर से ले सकते हैं, मेंबर को दे भी सकते हैं, लेकिन मेंबर के बाहर नहीं कर सकते। और आपको किसी के बारे में पूछना है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेना आप किसी मेंबर से, अगर आपको बैलेंस कंफर्म करना है तो। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में 25% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर। रजिस्ट्रार में रिड्यूस इट एटलीस्ट 10% if is even then required. सोसाइटी में यूज द रिजर्व फंड इन द बिजनेस ऑफ द स्टडी। अब देखो सर क्या है, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मिनिमल इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है अपने मेंबर्स से, उससे ये इनकम बना सकती है। अब इस इनकम को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्रॉफिट का 25% इनको रिजर्व फंड में डालना ही डालना पड़ता है। ये 25% को 10% तक रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इतना ट्रांसफर करने के बाद ही बाकियों को बांट पाएंगे। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, जहां पर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या बोलता है, एवरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव शैल कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर all sales and purchases of goods, the asset and liability of society, all sum of money received and expended. In case of multi-state cooperative engaged in production, processing and manufacturing, others, तो यहां पर आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, ऑडिटर को चेक करना है, कैश बुक चेक करना है, लोन का रजिस्टर चेक करना है, फिक्स डिपॉजिट चेक करना है, एसेट और इन्वेस्टमेंट चेक करना है, मूवेबल इनमूवेबल है और उनकी एक्विजिशन डेट क्या है। और अगर कोई श्योरिटी है किसी अमाउंट के लिए तो श्योरिटी की वैलिडिटी भी चेक करनी है। अब मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव का ऑडिटर बन कौन सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट। बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड है, ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं कर सकता, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफिसर भी नहीं कर सकता मल्टी स्टेट का जो है, या जो इंडेटेड है 1000 से ज्यादा। मतलब इनके मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव की अपनी दुनिया है। ठीक है, लेकिन बाकी सब सेम है, जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, और जो 6th तक एलिजिबल है वापस रीअपॉइंटमेंट के लिए, वो सब कहानी सेम है, वो सब कहानी चेंज नहीं हो रही। पावर्स एंड ड्यूटीज भी सेम है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वगैरह ना एकदम लास्ट में रखना। ठीक है, पहले इनमें दिमाग ही नहीं देना, एकदम लास्ट में रखना, वो भी टाइम बचे तो। ठीक है, हाँ, लेकिन एलएलपी इज इंपॉर्टेंट, ऑडिट ऑफ एलएलपी इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया
7 उधर तो 8 9, ये हो गया 10। ऑडिट ऑफ एलएलपी। सर सबसे पहले, क्या हर एलएलपी को अपना ऑडिट कराना मैंडेटरी है? ठीक है, यस सर, लेकिन स्मॉल एलएलपी को छोड़ के। ठीक है, अदर देन स्मॉल एलएलपी। अब आप मेरे को बोलोगे स्मॉल एलएलपी क्या होता है? जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स का 25 लाख के नीचे होता है और जिसका टर्नओवर कैलकुलेशन 40 लाख के नीचे होता है, वो होता है स्मॉल एलएलपी। उनको कराने की जरूरत नहीं। ठीक है, उनके अलावा सबको कराना है। ठीक है, अब एलएलपी जो अपना एनुअल रिटर्न भी सबमिट करना होता है एलएलपी को, आपने किया है लॉ में। फॉर्म नंबर कौन सा है? वहां पे फॉर्म नंबर नहीं लिखा था, यहाँ है फॉर्म 11। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। ऐसे स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी था, वो 6 महीना में देना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार के पास देने पड़ते हैं इंस्पेक्शन के लिए? तो पता ही है यार। शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन। कौन कौन से सर? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, पार्टनर्स का नाम, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, पता है मेरे को। ठीक है, ये तो पता है मेरे को। अच्छा, अब अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, ठीक है, अगर मैं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ड्यू डेट के बाद देता हूं, तो मेरे को अप टू 300 डेज कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, नॉर्मल पेनल्टी लगेगी, लेकिन आफ्टर 300 डेज मेरे अगेंस्ट पनिशमेंट भी आ सकती है। ठीक है, किनको? अब वही चीज एग्जामिशन है, पता है मेरे को। कोई भी ऑडिटर ये कर सकता है, अपॉइंटमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर की हो गई, ये सब लॉ में है। ठीक है, और ये एडवांटेजेस है। मतलब बेसिकली ऑडिट ऑफ एलएलपी में एलएलपी के ऑडिट के बारे में ज्यादा पॉइंटर्स से ज्यादा एलएलपी की इधर उधर की बातें हैं। ठीक है, ये ऑडिट तो कमी है, ऑडिटर की ड्यूटी तो सिर्फ इतनी सी है बस। क्या है ड्यूटी? पहले लेटर ऑफ एंगेजमेंट सबसे पहले देख लो कि आपने ऐसे 210 में लेटर ऑफ एंगेजमेंट ऑडिट एलएलपी के साथ फाइल किया है, तो उसका आप वो देख लो कवरेज एरिया, उससे आपको एक रफ ड्राफ्ट मिल जाएगा। उसके बाद एलएलपी अग्रीमेंट को थोड़ा सा पढ़ लो, उससे आपको नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी, उसका ड्यूरेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स, बोरोइंग, सब पता चल जाएगा। उसके बाद इनके मीटिंग के मिनट्स डे बुक चेक कर लो। ठीक है, आप जब इनकी मीटिंग के मिनट्स डे बुक चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या डिसीजन लिए गए हैं एलएलपी के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप भैया कंक्लूजन और रिपोर्टिंग आएगा, आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप क्लियर कट बता देंगे। तो ये हो गया सर एलएलपी। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप देखो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हमने डायग्राम में दिया ना, हमने बड़ा करके भी दिया हुआ है, तो अगर आपको यहां से और पॉइंटर्स देखने हो आप वो भी देख सकते हो। मैंने रिवाइज इससे कराया, आपको पूरा वाला भी देके रखा हुआ है जस्ट इन केस। हॉस्पिटल कर लिया, सिनेमा हॉल कर लिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर लिया, क्लब कर लिया, होटल, होटल का बाकी है ना, आओ सर। अब होटल की बात करते हैं। सर होटल वो जगह है, ठीक है, जहां पर हम लोग सर चिल करने जाते हैं। तो होटल के लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी क्या होगा? देखो प्रिलिमिनरी सबका सेम है। एक पॉइंट होगा इंटरनल कंट्रोल चेक करो, दूसरा होगा डीड समझो, तीसरे जिससे आपको स्टेटस समझ में आ जाए एंटिटी का, और एफआरएफ समझो। ये 3 पॉइंट आप किसी में भी चेप सकते हो। ठीक है, तो पहले आप एप्लीकेबल लीगल स्टैट्यूट समझो, होटल किस रेगुलेशन या रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है वो देख लो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लो, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की लिस्ट ऑब्टेन कर लो। ठीक, अब सर होटल का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? रूम रेंट। तो उसके लिए आप चेक करो डेली ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, प्रॉपर बिलिंग प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, वाटर बिल वगैरह वगैरह जो सब है। आप रूम के अंदर भी काफी ज्यादा चीजें होती है ना बेचने के लिए, उनकी कंप्लायंस कैसे है। अब कुछ कुछ जो होटल्स वगैरह होते हैं वो होते हैं ऑथराइज डीलर, जैसे ऑर्किड होटल है, ताज है, मैरियट है। ये सब क्या है पता है? ये सब फॉरेन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये वो वाले होटल्स हैं। ठीक है, दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट मनी इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, क्योंकि ये फेमा द्वारा रजिस्टर्ड होटल्स हैं, तो यहां पर पैसे किए जा सकते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करनी है तो उनका क्या काउंटर फॉइल है कि नहीं वो चेक करेंगे। दूसरा, आजकल हर होटल के अंदर रेस्टोरेंट होता है, खाना कैसा भी हो, बट आदमी पैसा क्या चीज का देता है पता है? कन्वीनियंस का।
कन्वीनियंस का। अब जैसे मान लो हमको बहुत भूख लगी है, ठीक है, अब बहुत भूख लगी, हम खाना खाने के लिए उतर के, ठीक है, 10 मील चल के दूसरा एक रेस्टोरेंट में क्यों जाएंगे, जब हम घर के नीचे वाले रेस्टोरेंट में खुद ब खुद पैसा खाना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। मैं दूसरे के यहाँ क्यों जाऊंगा, क्या लॉजिक बनता है? ठीक है, अब मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगा भाई। कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि तो बस जिंदा रहने के लिए खाते हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगा। मैं तो कॉम्प्रोमाइज ही कर लूंगा कि थोड़ा ऊपर नीचे खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जाना तो नहीं पड़ रहा बाहर। अच्छा, होटल की अदर इनकम क्या होती है? अब जैसे देखो, कोई कोई होटल में ना बैंक्वेट हॉल होता है, वो देते हैं। साथ ही साथ आप कोई टूरिस्ट स्पॉट के होटल में जाओगे ना, तो वहां पर वो लोग ये भी करके देते हैं आपको। स्कूटी बुक करना है आपको, कार बुक करना है, वो फैसिलिटी भी देते हैं। ठीक है, कोई छोटे मोटे आपको फंक्शन करने हैं तो आपको स्पेस दे देते हैं रेंट पे। ठीक है, तो इन सब का जो कैलकुलेशन होता है ना, और साथ ही साथ अगर इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी चीज उसके अदर इनकम होती है। नेक्स्ट, अब आया पेमेंट। पेमेंट क्या चीज में करते हैं? परचेस ऑफ वेरियस आइटम्स। अब यहाँ पर होटल को बहुत सारी चीजें परचेस भी करनी पड़ती हैं, स्टॉक हो गया, बेवरेज हो गया, क्रॉकरी हो गया। आए दिन तुम एक प्लेट तोड़ देते हो, पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, आज तक आपने सर सबसे महंगा खाना कौन सा खाया है? भाई एक बार मैं दिल्ली गया था, पहली बार जिंदगी में। ठीक है, ये कब की बात होगी, 2022 की। तो मैं फर्स्ट टाइम है दिल्ली में, ठीक है। अब मैं रुका एरो सिटी में, ठीक है, किसी से मिलने गया था मैं, एरो सिटी में रुका। अब मैं एरो सिटी में रुका, मेरे को आदत है, तो मैं रुका मैरियट में। ठीक है, अब मैरियट में मैंने खाना ऑर्डर किया, 3,500 रुपए का डिनर। क्या आया? बिरयानी, 3,500। मेरे को लगा यही दिल्ली है, तो मैं 2-3 बार और गया। फिर मैं एरो सिटी के बाहर नहीं पहुंचा, तो मेरे को लगा यही दिल्ली है। फिर मैं एक बार गया सच में दिल्ली, जो दिल्ली एरो सिटी के पार दिल्ली के अंदर है। तब मुझे पता चला दिल्ली क्या है, और मैं जो देख रहा था वो भ्रम था। ठीक है, तो ये सब खाने वाने का आइटम, ये सब 5 स्टार्स में बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, अब स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ की सैलरी हो गई, ठीक है, वेज रजिस्टर हो गया, उसको चेक कर लो, एआरपी कर लो। टैक्स कैलकुलेशन, होटल पर क्या लग्जरी टैक्स लग रहा है, क्या सर्विस टैक्स लग रहा है। फिर कमीशन। सर जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ना, जो लोग स्टे बुक करते हैं, वो आपके होटल के साथ उनका टाइप रहता है। टाइप इन द सेंस कि मान लो अगर बुकिंग हो रही है, तो वो तुम्हारे होटल को रेकमेंड करवाएंगे बुकिंग में, रादर देन किसी दूसरे के। तो उसके लिए उनको एक शेयर भी देना होता है ना, कमीशन, जितनी बुकिंग्स वो लेके आएंगे। क्योंकि अब देखो, अगर मैं थॉमस कुक के साथ, छोड़ो थॉमस कुक छोड़ो, मेक माई ट्रिप के साथ अग्रीमेंट करूं, जितने लोग मेरे नए होटल को जानते होंगे, उससे ज्यादा तो मेक माई ट्रिप में जाते होंगे ना। अब मेक माई ट्रिप को मैंने पैसा दिया, वो मेरा होटल ऊपर में दिखा रहा है रिकमेंडेशन में, चांसेस बढ़ गए ना। ठीक है, एयरबीएनबी, एक्सपेंशन एक्सपेंसेस। ठीक है, आप सर एक्सपेंशन एक्सपेंसेस एज इन, अगर आप एडिशनल रूम लेते हो या एक बेड ले लेते हो, और तो ये सारे खर्चे ना बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं। नई होटल बिल्डिंग लगवा ली आपने, तो उसके लिए पेमेंट किया है, तो वो सब ऑडिट कर लो पहले। फिक्स्ड एसेट क्या होंगे होटल के? सबसे पहले तो बिल्डिंग होगा, कोई फॉरेन करेंसी है तो वो होगा, स्टॉक्स है सामान के वो होगा। लाइबिलिटीज क्या, अगर लोन वोन लेके बना हुआ है तो चेक करो कितने साल का लोन बाकी है, या कोई दूसरी लाइबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग है, तो उसका पेमेंट शेड्यूल चेक कर लो। पब्लिशर तो हो गया, हायर परचेज भी हो गया, चलो हायर परचेज भी हो गया। अच्छा, अब आते हैं सर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, लोकल बॉडीज का ऑडिट कैसे होता है? ठीक है, तो अभी तक 10 11 12 हुए, ये 13 हुआ। लोकल बॉडीज मतलब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आपको समझना है, इनका लोकल टैक्सेशन होता है। ये जनरली लोकल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करने में एंगेज रहती है। तो इनका ना अपना बजट बनता है। ठीक है, जिस बजट में इनको पैसे अलॉट किए जाते हैं, और उनको उस हिसाब से यूज करना होता है। ठीक है, तो ऑडिटर को यहाँ पर सिर्फ ये नहीं चेक करना होता वेदर एक्सपेंस सही से हुआ है कि नहीं, उसको ये भी चेक करना होता है वेदर एक्सपेंस सही चीज पर हुआ है कि नहीं।
सो इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी। तो यहाँ पर उसको बजटरी प्रोसीडियर अपनाने हैं, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर कंट्रोल चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जगह 10 रुपए खर्चा हो वहां पे 10,000 करके रखा हुआ है। वो ब्रिज याद है? हाँ ठीक है, वो भी सही है। क्या होगा देखे, छोड़ दो। आइए, अब आया सर अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेसिस पर होता है। कैश बेसिस मतलब जैसे ही कोई इनकम होती है या जैसे ही कोई पेमेंट होती है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस। ठीक है। अब नेक्स्ट आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। क्या अलग है चाचा? अलग क्या है? जो लिखा वही तो लिखा है। तुम देख पुराना रहे हो भाई। हमने जो उठाया वो आईसीआई की वेबसाइट से उठाया, तुम देख पुराना रहे हो। पुराना डिस्क। एक से बढ़कर एक बेवकूफ है। आओ सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल बॉडी सर। तो ऑब्जेक्टिव्स जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ लोकल बॉडी का, तो मेरे को भैया फेयरनेस भी मेंटेन करनी है, मेरे को स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी बताना है इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या है, क्योंकि एक्चुअली समझो ये पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं हुई है। तो ऑडिट प्रोसीडियर में हम पहले प्रिलिमिनरी देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर इनके फिनेंशियल सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो बाकी सब जगह हमको अक्रूवल करने की आदत है, ये कैश बेसिस पर कर रहे हैं। तो पहले तो हमको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा कि कैश बेसिस को कैसे एडजस्ट किया जाए। ठीक है, कि उस चीज को हम कैसे एडजस्ट करें। एक बार हम वो समझ गए कि भैया कैश बेसिस को किस तरीके से एडजस्ट करना है। अब बारी आती है सर, अब बारी आती है इनकम एक्सपेंडिचर को चेक करने की। तो मैं इनकम चेक करूंगा कहाँ कहाँ से इन्होंने पैसा कमाया है। ठीक है, जैसे पब्लिक से टैक्सेस कलेक्ट किए होंगे इन्होंने, पब्लिक प्लेसेस में कुछ पैसे कलेक्ट किए होंगे, फीस वगैरह एडिशनल जो होती, और इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को सैलरी वगैरह दिया होगा। ठीक है, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट को सैलरी वगैरह दिया होगा। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट को सैलरी वगैरह दिया होगा। नेक्स्ट आया वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी प्रॉपरली वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर एसेट और लाइबिलिटी में वेरिफिकेशन में क्या आता है सर, एसेट जैसे कि लैंड प्लांट बिल्डिंग मशीनरी, ठीक है, इन सब का प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए। अब लाइबिलिटीज में इनकी क्या आएगा, सोचो इन्होंने ना बहुत सारे लोन्स वगैरह लेके रखे होंगे, बहुत सारे लोन वगैरह लेके रखे होंगे। ठीक है, अब जो लोन्स वगैरह इन्होंने लेके रखे हैं, वो लोन्स इनके लिए रेलेवेंट है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, वो लोन्स वगैरह इनके लिए रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, वो लोन्स जो इन्होंने रेस करके रखे हैं कहीं वो इनके इंटरेस्ट को प्रेजिडुअल तो नहीं। ठीक है, और जो रिजर्व्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या अनयूटिलाइज्ड ग्रांट्स हैं उनके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नहीं, कि ये पैसा अनयूटिलाइज्ड क्यों है। ठीक है, ये पैसा यूज नहीं हुआ तो क्यों नहीं यूज हुआ, ये पैसा यूज नहीं हुआ तो क्यों नहीं यूज हुआ, ये भी हमको पता करना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो बोलते हैं ना रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स, अनयूटिलाइज्ड ग्रांट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी शुड बी कैरिड आउट इन यूजुअल मैनर। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट। Finally, he expresses opinion on the financial statement. He should also communicate the comparison of budget and actual figures. कि budgeted value इतनी थी, actual इतनी है।
ओके, लीजिंग कंपनीज का तो कर लिया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डन, एनपीओ और वो ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का इतना जरूरी नहीं है, बट चलो ठीक है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का उतना जरूरी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सर, पार्टनरशिप फर्म में आपको ये समझना है कि पहले आपको बेसिक पार्टनरशिप एक्ट का ध्यान होना चाहिए। वो तो होगा ही, क्योंकि फाउंडेशन में पढ़ाया है। नहीं, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं सर, कि ऑडिट कराने से क्या मिलती हैं। पार्टनर्स के बीच में अकाउंट सेटलमेंट होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती रिटायरमेंट के टाइम में। दूसरी बात ये भी है कि कस्टमर्स का भरोसा उठता है। तीसरी बात ये भी है, टैक्स कैलकुलेशन पर रिलायबिलिटी होती है। गुडविल वैल्यूएशंस अगर कल को बेचोगे ना किसी पर, तो सामने वाला भरोसा करेगा। एज अ पार्टनरशिप फर्म अगर कभी आपको लोन वोन की जरूरत पड़ी ना, कि कंपनी वगैरह से लेना पड़ा, ठीक है, बैंक से लेना पड़ा, तो उसमें ये बात हेल्प करती है कि आपने अपना ऑडिट करा के रखा हुआ है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव ओनली फॉर यू, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, उल्टा आपकी तारीफ ही हो रही एक तरीके से अगर आप देखो तो। ठीक है, यू आर ओनली बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। तो ये एक इफेक्टिव वे है करने का। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देखना है। उसके बाद मीटिंग इनकी भी होती है, तो इनका भी डेफिनेटली कोई मिनट बुक तो होगा। ठीक है, अब वेरीफाई करो कि इनका बिजनेस जो है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, और लीगल बिजनेस है कि नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीजनेबल है कि नहीं वो देख लो। फर्म टैक्स पेमेंट करता है, और प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के अकाउंट्स में डाला जाता है, ये चीज चेक कर लो। ठीक है, ये चीज चेक कर लो। अच्छा, अब एक और लास्ट में आता है। ठीक है, एक और लास्ट में आता है, कहा गया ये, ऑडिट ऑफ स्मॉल कंपनीज 15। ठीक है सर, स्मॉल कंपनीज मतलब छोटी कंपनीज। और छोटी कंपनी बनने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लो लेटर ऑफ एंगेजमेंट के पहले, दैट वेदर इट क्वालिफाइज एज अ स्मॉल कंपनी और नॉट। द पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 करोड़। तो आप पहले आप ये देखो, उसके बाद आप ऐसे 210 में लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाओ। फिर इंटरनल कंट्रोल को चेक करो कि वेदर इंटरनल कंट्रोल में सब ठीक है, कोई शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं है, क्या टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ना चाहिए। मेजर मैटर्स के लिए तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर ही लेना पड़ेगा ऐसे 580 का, क्योंकि उसके अलावा तो ज्यादा तरीके हैं नहीं। ठीक है, और ओनरशिप आपको एसेट की, जो एसेट इनके हैं उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। ठीक है, देखो सर, इस चैप्टर में ना आप ओन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम तो ये बोलेंगे, जो समरी हम आपको दे रहे हैं इसको आप 2 बार पढ़िए। ठीक है, और इसको 2 बार पढ़ के आप अपने दिमाग में उतार लीजिए इसको। ठीक है, 2-3 बार रीड करिए। ठीक है, और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वहां पर तो पॉइंट्स आपको भी पता है कि आपको बना के लिख सकते हो इसमें, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना है, बनाते समय ऐसा नहीं बनाना है कि सामने वाले को बना ही दो, कि एकदम पूरी काल्पनिक कहानी ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज समथिंग यू शुड अवॉइड, वो गलत चीज है। ठीक है, वो चीज गलत है। पूरी कहानी नहीं बैठ के बनानी है, कि एकदम मतलब दुनिया से पार की पूरी कहानी रट दे रहे हैं बैठे बैठे, वो मत करिएगा। इसीलिए हमने आपको देखो समरी भी दी है, और हमने आपको इन डेप्थ लिखा हुआ पूरा का पूरा भी दिया है। चॉइस इज योर्स कि आप दोनों में से कौन सा करो। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, 2 बार फुल वाला पढ़ लो, और एग्जाम में जाने से पहले खाली एग्जाम डे वाले दिन जिस दिन हो, उस दिन खाली वही रिवाइज करना जो छोटे में लिखा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। आई होप ये पसंद आया हो, तो प्लीज भैया, रात को आज ही बैठ के पूरा का पूरा सिलेबस रिकॉर्ड कर रहा हूं आपका। ठीक है, जबकि 2 बार जाने वाली लाइट के लिए हताश हो चुका हूं, वापस से करना पड़ा था। तो प्लीज कमेंट जरूर करना कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, सी यू, टाटा।